नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की जो SST की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है भारत एवं विश्व, उसके लेसन्स को लाइन बाय लाइन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और उसी में आज आपका 8वां लेसन है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन। इससे पहले हम 7वें लेसन में पढ़ चुके हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। तो अब उसी उपनिवेशवाद की, यानी कि जो अंग्रेज़ों ने हमें अपना उपनिवेश बनाया अर्थात अपना गुलाम बनाया, तो उसके विरोध में हमारे देश के अंदर जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे कि वो आंदोलन क्या क्या थे। इसके अंदर छोटे से छोटा आंदोलन लेके जो हमारी जैसे किसानों के आंदोलन हुए हैं भाई, नील विद्रोह वगैरह है, बिरसा मुंडा के जो एक जनजातीय आंदोलन थे, भंग विरोधी आंदोलन है, स्वदेशी वगैरह के आंदोलन है, या जो आपकी 1757 की प्लासी की लड़ाई से लेकर के 1947 तक आपके 1857 की क्रांति भी आ गई, क्रांतिकारियों के आंदोलन भी आ गए जिसमें भगत सिंह को भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा गांधी जी के भी आंदोलन आ गए, उनको भी हम पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान रहा वो भी हम देखेंगे भाई। तो इन सारी चीज़ों को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कब कब भारत में अंग्रेज़ों के विरोध में क्या क्या चीज़ें हुई ताकि हम अपने देश को स्वतंत्र करवा पाएँ और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाएँ। वो जो सारे की सारी घटनाक्रम वो सारा का सारा हम इस लेसन के अंदर देखेंगे, एक संक्षेप के अंदर। ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि ये आपका 10th क्लास का सिलेबस है और इसमें हमें वो सारे के सारे आंदोलन पढ़ने हैं, तो ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं दे रखी है। हाँ, थोड़ा सा उसका संक्षेप में दे रखा है, एक समरी ही दे रखी है, वही हम देखेंगे इसमें। और इस लेसन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में इसको पढ़ेंगे, पार्ट 1 और 2, यानी लगभग हम 25-30 मिनट का पार्ट 1 की वीडियो रखेंगे और लगभग इतने ही सेकंड की, एकदम से 1 घंटे की लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे ताकि आपके लिए इस चीज़ को पढ़ना आसान हो जाए। तो आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, यानी भारत के अंदर भाई जो अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था, हमें जो उन्होंने गुलाम बना रखा था, उसके विरोध में हमने कौन कौन से आंदोलन चलाए। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत विश्व का एक समृद्ध देश था, तो इसलिए भाई हम सोने की चिड़िया कहलाते थे क्योंकि हम समृद्ध थे, काफ़ी धन हमारे पास था, जिस पर विदेशियों की गिद्ध दृष्टि हमेशा लगी रहती थी। यानी कि अब की बात नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही विदेशियों की हमारे ऊपर दृष्टि रहती थी कि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटें। भारत पर जो विदेशी आक्रमण है उस लेसन में भी हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि भारत पर बार बार हमले हुए और हमारे यहाँ से काफ़ी मात्रा में धन जो संपत्ति है वो लूट करके लेके गए विदेशी। इसकी समृद्धि से लालायित होकर विदेशी यहाँ आए। इन्हीं विदेशियों में अंग्रेज भी थे, तो बहुत सारे और विदेशी भी आए जिसमें उन्हें तुर्क भी पढ़े, मुगल भी पढ़े, मंगोलों ने भी आक्रमण किए, नादिर शाह के आक्रमण हुए, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हुए। तो इन्हीं में फिर बाद में अंग्रेज थे, वो भी विदेशी थे जो यहाँ से काफ़ी सारा धन हमारा लूट करके लेके गए। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लालची व्यापारियों ने संयुक्त रूप से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना के, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी लोग थे तो उन्होंने एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कंपनी बना के वो क्या किया, उन्होंने भारत से व्यापार की शुरुआत की। 1600 ईस्वी के अंदर इन्होंने कंपनी बनाई थी। 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर, तो पहले तो इन्होंने केवल यहाँ व्यापार किया, उससे लाभ कमाया, और धीरे धीरे ये भारत की राजनीति के अंदर दखल अंदाजी करते और उसमें इन्होंने अस्थिरता इन्होंने भी पैदा कर दी। कुछ हमारी राजनीति के अंदर जो हमारे घरेलू कारण थे उनके कारण से भी एक अस्थिरता आई थी, जैसे मराठे थे, मुगल थे, उनके आपस में युद्ध चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो इन सारी चीज़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया। और ये जो लालची व्यापारी थे इन्होंने राजनीतिक सत्ता में अपना परिवर्तन कर लिया, यानी राजनीतिक सत्ता के रूप में परिवर्तित हो गए, अर्थात इन्होंने भारत की जो है राजनीति की बागडोर भी संभाली और हमारे देश के ये शासक बन बैठे। राजनीतिक सत्ता बनने पर कंपनी का लालच कम नहीं हुआ बल्कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो जब इन्होंने हाथ में राजनीति आई तो उन्होंने हमारे लोगों का खूब शोषण किया, कर लगा करके, अलग अलग पाबंदियां लगा के, और ज़बरदस्ती धन लूटा गया।
कंपनी ने गांव, शहर, अमीर, गरीब, जमींदार, किसान, राजा, प्रजा, हिंदू, मुस्लिम, व्यापारी, कारीगर सब का समान रूप से शोषण करना शुरू कर दिया। यानी किसी को नहीं बख्शा, चाहे अमीर है, गरीब है, गांव है, शहर है, जमींदार है, किसान है, कोई राजा है, कोई प्रजा है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई काम करने वाला कारीगर है या कोई व्यापारी है, तो हर एक का शोषण किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत के जिस भी हिस्से में पहुंचा उसी हिस्से में उसके खिलाफ संघर्ष, विद्रोह और आंदोलन शुरू हो गए। तो जहाँ जहाँ इन्होंने अपना शासन पहुंचाया तो हर जगह इनके खिलाफ संघर्ष हुआ, विद्रोह, क्योंकि ये शोषण करते थे, लूट मचाते थे और जिसका हमारे लोग विरोध करते थे। तो इसमें वनवासी है, सन्यासी हैं, राजा, प्रजा, कारीगर, किसान सभी अंग्रेजी शासन में शोषणकारी नीतियों से परेशान थे। यानी कोई भी इनसे खुश नहीं था और सबने इनका विरोध किया। अंग्रेजों के ईसाई मत के प्रचार तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप से भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ। यानी उन्होंने भारत की जो धर्म और संस्कृति थी उसके अंदर भी हस्तक्षेप किया था कुछ हद तक, और ये भारत के लोगों को ईसाई बना रहे थे, अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो इन चीज़ों ने भी लोगों को इनके खिलाफ किया। इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई जन आंदोलन खड़े किए, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से। तो नीचे हम देखेंगे कि कौन कौन से जो है आंदोलन हमारे यहाँ पे हुए अंग्रेजों के खिलाफ। तो पहले तो हम देखते हैं 1857 ईस्वी से पूर्व का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष। यानी एक हमारी जो है 1857 की क्रांति हुई है, बड़ी प्रसिद्ध क्रांति, सभी बच्चे जानते भी होंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। लेकिन इस 1857 की क्रांति का ये नहीं है कि ये क्रांति एकदम से होगी, इससे पहले भी हमने विद्रोह और विरोध किया है अंग्रेजों के शासन का। कई जगह उनको हमारे विद्रोह का सामना, विरोधों का सामना करना पड़ा है, उनके साथ लड़ाइयाँ भी हुई है, कई बार हम भी जीते हैं, वो भी जीते हैं, तो कई चीज़ें पहले हुई हैं। 1757 ईस्वी में जो पहली लड़ाई हुई थी वो प्लासी की थी। उसके बाद 1764 से 62 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो अंग्रेज व्यापारिक सत्ता से किस में परिवर्तित हो गए, राजनीतिक सत्ता में। पहले केवल व्यापारिक सत्ता थे। 1757 में जब इन्होंने बंगाल की लड़ाई या प्लासी की लड़ाई कहीं वो जीती, तो बंगाल के अंदर इनको व्यापार के अधिकार मिल गए थे कि बंगाल के अंदर ये खूब व्यापार कर सकते हैं। 1764 और 65 के बीच में जो बक्सर का युद्ध हुआ, ये जीतने के बाद इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 स्टेट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तो इनके अंदर इनको राजस्व अधिकार या दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। यानी यहाँ का जो भी कर था ज़मीन का वो ये लेने लग गए, इनके पास वो अधिकार आ गए। तो एक तरह से राजनीतिक सत्ता में बदल गए। इसके बाद निरंतर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, तो लगातार ये बढ़ता रहा, परंतु भारत में एक भी वर्ष तथा एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ अंग्रेजी सत्ता एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का घोर विरोध न हुआ। यानी कोई साल ऐसा नहीं गया, कोई एरिया ऐसा नहीं था जहाँ पे इनका विरोध ना हुआ हो। 1757 से लेकर 1857 ईस्वी के बीच लगभग सैकड़ों विद्रोह हुए हैं। यानी कि सैकड़ों की संख्या में लगातार विद्रोह हुए, जिसमें 1763 से 1820 ईस्वी के बीच वंदे मातरम का रणनाद करते हुए सन्यासियों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। तो जो हमारे यहाँ के सन्यासी थे, हमारे यहाँ के जो जिनको हम कह सकते हैं कि भाई सन्यास जिन्होंने ले लिया था, समाज को से वैराग्य प्राप्त कर लिया था और वो सन्यासियों का जीवन जी रहे थे, ऐसे लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया कि हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। और 1763 से 1800 के बीच लगभग इनके विरोध जो विद्रोह थे वो ज़्यादा हुए हैं। और जो इस बीच में एक गीत चलता था वो कौन सा था, वंदे मातरम, ठीक है। तो यानी मातृभूमि को वंदन करते हुए कि भाई या तो हम आपको स्वतंत्र करवाएंगे, अपना बलिदान दे देंगे। तो इस प्रकार काफ़ी विरोध हैं जो वो हमने अंग्रेजों के खिलाफ किए। इस संघर्ष के बाद तो अपनी मातृभूमि को आक्रांताओं से मुक्त कराने के लिए आदिवासियों में कई जनजातियां थी, जैसे स्थाल थे, संथाल, कोल है, खासी है, चुआर है, अहोम है। और इसके अलावा बुनकर, कारीगर, किसान, देशी राजाओं ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लंबा एवं सतत यानी लगातार संघर्ष किया, जिसकी चरम परिणति 1857 ईस्वी के महान राष्ट्रीय संघर्ष में हुई। यानी ये विरोध लगातार चलते रहे और अंत में जा कर के 1857 की जो क्रांति थी वो इन्हीं का परिणाम थी कि एक बड़ी क्रांति करने के बारे में सोचा गया कि हम एकदम से पूरे देश के अंदर एक क्रांति करें और अंग्रेजों को यहाँ से भगा दें। और उसमें भी हम सफल हो जाते अगर कुछ गद्दार हैं जो वो अंग्रेजों का साथ ना देते और उसकी जो
समय से पहले क्रांति शुरू ना होती और कुछ जो हमारे ही देश के राजा थे उन्होंने बहुत सारों ने अंग्रेजों का साथ दिया अपनी सेना दे करके, जिसके कारण से हम उस क्रांति में असफल रहे थे। नहीं तो अंग्रेज तो 1857 में यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाते भाई। तो देखते हैं 1857 का महान स्वतंत्रता संघर्ष क्या था। अंग्रेजी कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों से किसान की हालत दयनीय होगी भाई। जो इनकी रणनीति थी कर लेने की, उससे किसान बिल्कुल ख़त्म बना दिया इन्होंने। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से हस्तशिल्पी भी विनाश के कगार पे आ गए। जो हमारे यहाँ हस्तशिल्प था यानी हाथ से काम करते छोटे मोटे उद्योग थे, उनको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया लगभग। वेलेस्ली हेस्टिंग्स व डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, जिसमें वेलेस्ली की सहायक संधि थी भाई। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 के अंदर गवर्नर बनना था। डलहौजी ने फिर लैप्स की नीति अपनाई थी कि जिस राजा के कोई संतान नहीं, तो इन्होंने कई नीतियाँ अपनी अपनी अपनाई अपने अपने समय में। तो इन नीतियों के कारण देशी शासकों की जो रियासतें थी वो छिन जाने से राजा और प्रजा में बेचैनी बढ़ने लगी कि हमारे जो राजा वो ख़त्म किए जा रहे हैं और हमारा जो शासन है वो विदेशी संभाल रहे हैं और वो हमारा अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। तो इन सब का परिणाम था 1857 की क्रांति। सेना में भी सैनिकों से जो ये भेदभाव करते थे, तो उसके कारण सेना में भी रोष पनपने लगा भाई, क्योंकि जो ये अंग्रेज सैनिकों को ज़्यादा उच्च पदों पे और उनको ज़्यादा महत्व देते थे। भारत के जो सैनिक थे उनके साथ दो दर्जे का व्यवहार किया जाता था, जिससे सैनिकों के अंदर भी भेदभाव के कारण से रोष पनपने लगा। ईसाई मत के प्रचार, भारतीय धर्म व संस्कृति का उपहास करने से भारतीय जनमानस आहत हुआ। तो ये जो अंग्रेज थे हमारी धर्म और संस्कृति का जो ये मजाक उड़ाते थे, तो इस कारण से भी लोग इनके विरुद्ध थे। धन की निकासी से भारत कसमसाने लगा, यानी भारत से ये बहुत ज़्यादा धन लूट करके बाहर लेके जा रहे थे। भारत से लगातार धन चूसा जा रहा था और हमारा समाज, हमारा देश लगातार निर्धन होता जा रहा था। इस चीज़ से भारत कसमसाने लगा भाई। एक टीस तो उठती है मन में कि हमारे देश का सारा धन लूटा जा रहा है। इन सब के फलस्वरूप जीवित एवं स्वयं स्फूर्त राष्ट्र ने अंगड़ाई ली। तो हमारा राष्ट्र कोई मृत राष्ट्र नहीं था भाई, और जीवित था। उसने स्वयं अंगड़ाई ली कि हाँ मुझे स्वतंत्र होना है, और देश के व्यक्ति बच्चे बच्चे के मन में ये बात गई कि हमें अंग्रेजों को यहाँ से निकालना है। उसके लिए चाहे हमें अपना स्वयं का बलिदान, अपने शरीर का बलिदान देना पड़े, अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़े राष्ट्र के लिए, तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी भावना के साथ 1857 में अंग्रेजी सत्ता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सभी वर्ग, चाहे अमीर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, सभी धर्मों के लोग, सभी एरियाज क्षेत्रों के लोग, सभी रंगों के लोग, जातियों के लोगों ने मिलकर योजनाबद्ध ढंग से संगठित होकर 1 वर्ष तक लगातार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। यानी जो 1857 की क्रांति थी लगभग 1 वर्ष से भी थोड़ी सी ऊपर ही चली थी भाई। यद्यपि भारत को आज़ादी नहीं मिली, तो इसमें कुछ कारण रहे कि भारत को आज़ादी नहीं मिल पाई। बहुत सारे तो हमारे ही लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की। फिर भी इस संघर्ष ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत के लोगों के ऊपर जो इस प्रकार से हम इतना शोषण इस प्रकार कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसे ही हमने चलाया तो ये लोग चुप नहीं बैठेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसके बाद इन्होंने फिर नीति बदली और फूट डालो राज करो की नई नीति अपनाई। यानी भारत के लोगों में इन्होंने फूट डालना शुरू किया इसके बाद, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नई नीति अपनाकर भारतीयों को आपस में बांटकर अगले लगभग 90 वर्ष तक शासन और शोषण बनाए रखा। तो वही ये देखो 1857 की क्रांति में भारत की लगभग सभी जातियों ने मिलकर के संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने सभी जातियों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। ये ऊंची जाति है, नीची जाति, उनके सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया, जो आज तक हम बना रहे हैं। तो ये जो काम है जाति आधार पे सर्टिफिकेट बनाना, कौन नीची कौन जाति ऊंची, ये जो भेदभाव है अंग्रेजों ने शुरू किया था भाई। और उसी का परिणाम था कि वो लगभग 1947 तक शासन कर पाए। नहीं तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद फिर अगले 2-4 साल में फिर क्रांति होती और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ता। भारतीयों ने भी 1857 ईस्वी के महान क्रांतिकारियों मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, राव तुलाराम, कुंवर सिंह, राजा नाहर सिंह से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय संघर्ष को जारी रखा तथा विदेशी शासन को चैन की सांस नहीं लेने दी। तो हमारे लोगों ने भी, जिन लोगों ने इस 1857 की क्रांति में बलिदान दिया था, उनसे प्रेरणा ली, उनको अपना शहीद माना, अपना बलिदानी माना, और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए लगातार हमारे लोग संघर्ष करते रहे और अंततः 1947 में हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये थे भाई 1857 से पहले के संघर्ष। अब देखते हैं 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में कौन कौन से संघर्ष हुए।
1857 की महान राष्ट्रीय क्रांति की असफलता के बावजूद स्वतंत्रता की लड़ाई थमी नहीं हुई, अपितु यह और जोरदार रूप में आरंभ हो गई और 1857 से 1900 ईस्वी के बीच पुनः भी वनवासियों, किसानों, धार्मिक संतों एवं शिल्पकारों ने संघर्ष जारी रखा और कई आंदोलन किए। तो ये दोबारा बार बार आंदोलन हमारे लोग करते हैं, चाहे वो वनवासी थे, चाहे हमारे किसान थे, चाहे हमारे धार्मिक संत यानी सन्यासी लोग थे, या फिर कारीगर शिल्पकार लोग थे, सबने संघर्ष किए। इसके अंदर जो मुख्य हम देखेंगे 1859 से 1861 के बीच नील विरोध। तो जो ये नील विरोध था, ये नील विरोध भारत के किसानों का विरोध था। 1869 से लेकर 1872 तक का कूका आंदोलन, पंजाब के एरिया के अंदर कूका आंदोलन चला भी। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा का विरोध, ये जो है आपका झारखंड का एरिया, वहाँ बिरसा मुंडा क्रांतिकारी वे वनवासी क्रांतिकारी थे ये, और इनको अंग्रेजों ने बाद में पकड़ करके फांसी दे दी थी भाई, उसमें जेल में मार डाला था। तो इस प्रकार के कई जो है विरोधों का सामना अंग्रेजों को लगातार करना पड़ा। इन तीनों का वर्णन निम्न प्रकार से, तो हम इन तीन जो ये मुख्य हैं, बाकी इस बीच में और बहुत सारे संघर्ष और विरोध हुए अंग्रेजों के, तो उनको ना पढ़ते वो छोटे मोटे विरोध थे, लेकिन ये तीन तो मुख्य हैं, तो इन तीनों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका 1859 ईस्वी से 60 या 61 ईस्वी का जो आपका नील विरोध। नील की यूरोप में विशेष मांग थी। जो है भाई कपड़ों में देने वाला नील होता है ना, उजाला का नील, आपने देखा होगा बोतलों में उजाला का नील, तो ये उसी की बात हो रही है। नील जो है ये फसल होती है और कपड़ों में देने वाला जो नील है वो उगाया जाता है, तो वही था ये नील। इसकी यूरोप के अंदर काफ़ी मांग थी, इसलिए लालची जो ब्रिटिश व्यापारियों व जमींदारों ने बंगाल में किसानों व उनके परिवारों पर घोर अत्याचार और उनसे जबरन नील की खेती करवाई। तो ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। हमारे यहाँ नील हम लोग उगाते नहीं थे भाई, और लेकिन नील की खेती का क्या काम है कि जिस खेत में आपने नील उगा लिया तो वो खेत धीरे धीरे बंजर हो जाता है भाई। तो इसलिए ये अंग्रेज जो अपनी वहाँ की ज़मीन पे तो नील उगाते नहीं थे, भारत की ज़मीन के ऊपर नील उगाते थे, और हमारी ज़मीनों को जो है ना ये लोग बंजर कर रहे थे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में हमारे लोगों ने फिर विरोध किया, जिससे त्रस्त होकर बंगाल के जो गांव के किसान वो एकजुट हो गए। बंगाल जो राज्य हमारे वहाँ के लोग थे, उन्होंने नील हो अंग्रेजी जमींदारों के विरुद्ध जोरदार संघर्ष का बिल्कुल बजा दिया। नील हो किसको कहा जाता था? अंग्रेजी जमींदारों को बोला जाता था, जो कि क्या करते थे, नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे, जिसे नील विद्रोह भी कहा जाता है। तो इस नील हो को, या फिर जो ये नील विद्रोह इसको कहते हैं, उस समय के एक जर्मन पादरी ने लिखा कि गांव के किसानों ने अलग अलग समूह, जैसे तीर धनुष वालों का समूह, ढेले मारने वालों का समूह, ईंट वालों का समूह, बेल वालों का समूह, थाली वालों का समूह, बल्लमधारियों का समूह इत्यादि अलग अलग ग्रुप बना लिए भाई। कोई तीर धनुष लेके चलता था तो उससे अंग्रेजों को मारते, कोई डले मारता था भाई ढेले, कोई ईंट मारता, बेल वगैरह रखते, बेलों से पीटते, थालियाँ बजा बजा के उनके कानों में वो कर देते, बल्लमधारी, बल्लम यानी कि लाठियाँ वगैरह वाले। तो इस प्रकार के तथा नील है जमींदारों के लठैतों का जमकर मुकाबला किया। तो जो नील है जमींदार यानी जो नील की खेती करवाने वाले ज़बरदस्ती जमींदार थे, वो अपने लठैत रखते थे। तो इन लोगों का, लठैतों का, हमारे लोगों ने तीर धनुष से, ढेलों से, ईंटों से, बेल हैं, थाली हैं, बल्लम हैं, तो इन चीज़ों से इनका डट के मुकाबला किया, लगातार संघर्ष किया। इन किसानों का कोई नेता नहीं था, फिर भी इन्होंने अंग्रेजी जमींदारों के अत्याचारों का मुकाबला किया। हर गांव के बाहर एक नगाड़ा और डुगडुगी होती थी। नील हो के लठैत गांव में आते तो यह नगाड़ा और डुगडुगी बजाकर ग्रामवासी व आपस के गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते। तो जैसे ही कोई लठैत इनका आता ज़बरदस्ती नीली की खेती करवाने के लिए, तो डुगडुगी बजा देते। आपने वो छोटा डमरू होता है ना, डुग 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 करता है, जो उसके दोनों साइड, जो हम शिव का डमरू बोल देते हैं वैसा। और नगाड़ा भाई जो बड़े ढोल हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें रखते थे। जो आपका वो, अगर आपने जैसे मूवीज़ वगैरह में या महाभारत जो टीवी में देखी, उसमें पू 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 वो ऐसे बजता है, तो वाली चीज़ें तो वो बजाते, वो एक चेतावनी होती थी कि लठैत आ चुके हैं, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता और फिर उनको जो है भगा देता हुए मिलके। नील विद्रोह की भयंकरता का अंदाज़ा लॉर्ड कैनिंग के शब्दों से लगाया जा सकता है। नील के किसानों के विद्रोह किसानों के वर्तमान विद्रोह के बारे में प्राय एक सप्ताह तक मुझे इतनी चिंता रही जितनी दिल्ली की घटना
1857 के महान संग्राम के समय भी नहीं हुई। अंततः नील के विद्रोह को सफलता मिली तथा नील की खेती बंद हो गई। तो भाई ये लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का वायसराय था, तो ये कहता है कि भाई इतनी तो चिंता मुझे 1857 के क्रांति के समय नहीं हुई जितनी चिंता ये एक सप्ताह का नील विद्रोह लगातार चला उससे हो गई। क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी वो कहीं ना कहीं एक तो ज़्यादा पूरे भारत में नहीं फैल पाई, उत्तर भारत में थी। दूसरा उसके उद्देश्य अलग अलग थे और उस क्रांति में जो गांव का सामान्य व्यक्ति था वो नहीं जुड़ा था, लेकिन इस नील विद्रोह में सामान्य व्यक्ति जुड़ा था जिससे अंग्रेजों को कर लेना था, जिससे अंग्रेजों को खेती करवानी थी। अब वो व्यक्ति विरोध में आ गया अंग्रेजों के, और अंग्रेजों से वो टक्कर ले रहा है। वो या तो भाई जीतेगा या वो मर जाएगा। अगर मरेगा तब भी खेती संभव नहीं है, अगर वो जीत गया तो भी अंग्रेजों को समस्या है, तो उससे अंग्रेजों की साख गिर जाएगी भाई, और ये लोग और ज़्यादा विरोध करेंगे और हमें यहाँ से निकाल ही देंगे। तो इस कारण से इन्होंने डर के फिर नील की खेती को ही बंद कर दिया। तो हमारी जो इस नील विद्रोह के अंदर जीत होती है भाई, तो ये हमारे लिए पहली सफलता थी कि हमारे लोग इसमें जीत गए। दूसरा देखते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो 1869 से 1872 ईस्वी तक चला, ये पंजाब के एरिया में चला था ज़्यादा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जैसे आदर्श राजनीतिक शासन की स्थापना के प्रयास बालक सिंह नामक उदासी फकीर के शिष्य, बालक सिंह नाम का जो एक फकीर था भाई, इसका शिष्य था राम सिंह कूका, इसके नेतृत्व में कूका आंदोलन की स्थापना हुई। एक राजनीतिक पहल थी एक तरह की, जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने की थी। राम सिंह जो था एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाला व्यक्ति था। उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय कूका अथवा नामधारी सिख संप्रदाय कहलाता था। तो या तो इनको नामधारी सिख बोलते थे या फिर कुक्का बोलते थे। कुक्का क्यों बोलते थे? क्योंकि इस संप्रदाय के लोग जोर जोर से कूक मार कर गाते थे, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाते थे, तो इस कारण से इनको कुक्का बोलते, यार ये तो कूक मार रहे हैं कुक्का, ये तो ऐसे कुक्का बोल देते थे, तो इनका नाम कुक्का पड़ गया फिर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कूका। इनके शिष्यों की जो संख्या थी वो तेजी से बढ़ी। राम सिंह ने खालसा को पुनर्जीवित करके अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। तो राम सिंह ने क्या किया? दोबारा से खालसा को पुनर्जीवित किया, जिस खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो इन्होंने दोबारा से खालसा को पुनर्जीवित करके प्रयास किया कि हम अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाएं। सारे पंजाब को उसने 22 हिस्सों में बांट दिया और बांट के अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिया, यानी अलग अलग डिवीजन बना दी। पूरे पंजाब के अंदर 22 हिस्से बना दिए, जैसे महाराजा रणजीत सिंह के समय में मिसल होती थी। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। और जो इनके शिष्य होते थे वो रात को तैयार होते, इकट्ठे होते, साधारण वेशभूषा व सीधी पग बांधते, रस्सी गले में बांधते और लाठी लेकर चलते। तो एक रस्सी अपने गले में साथ में रखते, लाठी लेकर चलते थे, साधारण वेशभूषा रखते थे, और रात के समय ये लोग तैयारी करते थे अपनी। गौ हत्या के विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया, क्योंकि उस समय गौ हत्या ज़्यादा थी। तो इन्होंने कहा कि हम अपनी गाय जो है गौ माता उसको हम बचाएंगे, और उसके विरुद्ध में इन्होंने जो है काफ़ी आंदोलन चलाया और काफ़ी सारे गौ हत्याओं को इन्होंने तोड़ दिया था। पंजाब के तीर्थस्थलों के आसपास जो भी बूचड़खाने यानी गौ हत्या थे के वो कारखाने बने हुए थे, तो उनको नष्ट करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। कूकों का पहला संघर्ष 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ। जो पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी वो फिरोजपुर के अंदर लड़ी 1869 में, और इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन की सत्ता को उखाड़ फेंकना। 1872 ईस्वी में कूका आंदोलन मलोथ, पटियाला, कोटला इनमें भी फैल गया, तो काफ़ी बड़े एरिया के अंदर ही फैल गया था। इसे दबाने का कार्य जो था लुधियाना डिप्टी कमिश्नर कोदान को दिया गया। कोदान अंग्रेज अधिकारी था कोई, तो इसको ये सौंपा गया, भाई इन कूका आंदोलन को है जो ख़त्म करो, इनको लोगों को पकड़ो और इन लोगों को ख़त्म करो। तो इस प्रकार से तो इन्होंने क्या किया? 68 जो कूका आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया, 68 लोगों को, जिसमें 65 पुरुष, 2 महिलाएं और एक 12 वर्षीय बालक भी था। तो टोटल 68 लोग गिरफ्तार किए गए, 65 उसमें पुरुष थे, 2 महिला थी, एक बालक था 12 साल का। तो कोदान ने क्या किया? इनको पकड़ करके 49 कूका को तोप से उड़ा दिया भाई, तोप के आगे बांधा भाई और बम से उड़ा दिया। देखो चीथड़े चीथड़े कर दिए, और बाकी को अदालत में बचे क्या? कुछ भी नहीं। अदालत में मुकदमा चला करके फिर मृत्यु दंड दे दिया। यानी ये अपना अत्याचार दिखाना चाह रहे थे। 49 को तोप बिना मुकदमा चलाए तोप के आगे बांध के उड़ा दिया, बाकियों को अदालत में पेश किया, वहाँ जज से फांसी दिलवा दी भाई। शहीदों में कुछ नाम दिए, जैसे बिशन सिंह, बरियाम सिंह के किस्से प्रसिद्ध है। तो इन लोगों को इन्होंने क्या किया? तोप से उड़ा दिया था। राम सिंह था, उसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया, बर्मा के अंदर, काला पानी इसको बोलते थे हम लोग।
वही 1885 में उनकी मृत्यु होगी। तो यहीं पे रंगून के अंदर ही राम सिंह मारे गए, 1885 में उनकी मृत्यु होगी, जेल में बंद थे। तो राम सिंह कुक्का ने जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़ने का प्रयास किया। कुकाओं ने सर्वप्रथम स्वदेशी कपड़े, खासकर गाढ़ा या खद्दर पहनकर स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उसे राष्ट्रीय अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया। जो बाद में भारत में स्वदेशी आंदोलन चला था, उसकी शुरुआत कौन कर चुका था? पहले से भी कुका लोगों ने शुरुआत कर दी थी। ये लोग स्वदेशी कपड़े पहनते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे और जो गोहत्ये वगैरह तोड़ने का इन्होंने काम किया और ऊंची ऊंची आवाज़ लगा करके लोगों को प्रेरित करते थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, जिसका भविष्य में राष्ट्रवादियों ने इस्तेमाल करके भारतीय जनमानस में चेतना व जागरूकता उत्पन्न की। इसी स्वदेशी आंदोलन को बाद में अनेक हमारे राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे, जिसमें लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक है, इन लोगों ने इसको अपनाया। महात्मा गांधी ने भी इसी अस्त्र का व्यापक स्तर पर प्रयोग करके आम जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई जो अपना देशी कपास का कपड़ा वो खुद से चरखे से बुन के, अपना खद्दर बुन के वो पहनो और अपने स्वदेशी वस्तुओं का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। तो ये यही कुकाओं की देन थी, सबसे पहले इन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया था। तो ये था आपका कुका आंदोलन। इसके बाद बात करते हैं बिरसा मुंडा का विरोध। तो बिरसा मुंडा जो है वो झारखंड एरिया के थे। तो इन्होंने मुंडा जो था वहाँ का समुदाय है उसका नेतृत्व बिरसा ने किया था और इसको बिरसा मुंडा बोलते हैं। जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद में वनवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की तो भारत के वीर वनवासियों ने अपने परंपरागत हथियारों से उनका सामना किया। मुंडा विरोध का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा ने। तो मुंडा जो है इनकी जनजाति थी और बिरसा इनका नेता था। बिरसा रांची जिले के छोटे से गांव चलकद के मुंडा थे। मुंडा मतलब जनजाति है इनकी। तो चलकद गांव का नाम, वहाँ से थे। प्रारंभ में ये ईसाई बने तथा उन्होंने ईसाई मिशनरी स्कूल में कुछ शिक्षा भी ग्रहण की। तो शुरू में तो ये ईसाई बन गया था, उस टाइम तक इसने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, ईसाई बन गया। ईसाई मिशनरी स्कूल में इसने शिक्षा भी ले ली, लेकिन ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर पुनः वो मुंडा बन गया ने दोबारा से उन्होंने अपना धर्म अपना लिया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शोषण एवं ईसाईयत के प्रचार के विरुद्ध मुंडा सरदारों ने विरोध का बिगुल बजाया। तो मुंडा लोग जो थे इन्होंने विरोध स्टार्ट कर दिया और मुंडा लोग सामूहिक खेती करते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन से यह परंपरा टूट गई, जिसने मुंडा वनवासियों में असंतोष पनपा। तो ये लोग मिलके खेती करते थे। अंग्रेजों ने ऐसा कुछ चक्कर चलाया, इनकी जो सामूहिक खेती थी, मिलके खेती करने वाली परंपरा थी, उसको तोड़ दिया। तो इस कारण से इन लोगों के मन में असंतोष था कि इन्होंने हमारी परंपरा तोड़ी अंग्रेजों ने और हमको इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। तो मुंडाओं के नेता कौन थे? बिरसा। उसने स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। इसने कहा कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो सभी लोग इसके नेतृत्व में एक झंडे के नीचे आ गए और 1899 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा दिया। रांची एवं सिंह भूमि क्षेत्र में ही शीघ्र ये जो था संघर्ष फैल गया और मुंडा अक्सर गुप्त रूप से महारानी विक्टोरिया के पुतले वगैरह ये लोग बनाते और उसको जला देते थे। ठीक है, तो उस पर अभ्यास भी करते थे, तीर कमान वगैरह चलाने का अभ्यास करते थे महारानी विक्टोरिया के पुतले बना के। तीर धनुष का अभ्यास करते थे तथा ब्रिटिश राज के स्थान पर मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे लोग। उन्होंने कई स्थानों पर आक्रमण किए, जिससे ब्रिटिश सरकार तमतमा गई तथा बिरसा को ढूंढने लगी और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में रखा गया। बिरसा उनके 482 साथियों पर मुकदमा चला गया। अभी देखो कितने लोग इसने अपनी सेना में शामिल कर दिए थे। तो ये आपको बिरसा मुंडा का ये चित्र है, देखिए खड़ा मुंडा, बिरसा मुंडा। तो इनका नेता था, इसने अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया था और ये शुरू में ईसाई बन गया था, लेकिन बाद में इसने दोबारा से अपना मुंडा धर्म जो है अपना लिया, ईसाई धर्म को छोड़ दिया था और इसने कहा कि मैं अपने लोगों को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाऊंगा। इसने हथियार उठा लिए। 3 फरवरी को इसको पकड़ा गया। 482 जो इसके साथी थे उन पर मुकदमा चला। रांची की जेल में इसको रखा गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजे से जेल में ही बिरसा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी वहाँ जेल में हैजा फैल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुंडा के जो 3 साथी थे उनको मृत्यु दंड दिया गया। 44 को काला पानी भेजा गया। 47 को कारावास की सजा दी गई, आजीवन कारावास में रहना। मुकदमे में बिरसा की पत्नी मनकी को भी डिप्टी कमिश्नर पर आक्रमण के लिए 2 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो इसकी जो पत्नी थी बिरसा मुंडा की, मनकी, इसने डिप्टी कमिश्नर पर आक्रमण किया था तो 2 साल की सजा इसको भी हुई। संघर्ष कुचल दिया गया, लेकिन बिरसा अमर हो गए। तो आज भी जो भी है आपका झारखंड का एरिया है और मुंडा समुदाय के जो लोग हैं वो इनको अपना भगवान मानते हैं और हर साल इसकी जयंती और बलिदान दिवस को ये लोग मनाते हैं। आज भी बिरसा मुंडा की वहाँ पूजा की जाती है और उससे शिक्षा ली जाती है कि वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़े थे।
कई समाचार पत्रों में मुंडा के पक्ष में लेख छपे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के प्रमुख समाचार पत्रों में बिरसा मुंडा वन के समर्थकों के समर्थन में लेख लिखे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है एक समाचार पत्र के संपादक थे, जिन्होंने बिरसा मुंडा और उनके जो साथी थे उनके बारे में काफ़ी सारा लेख है जो लिखे और स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखते उन्होंने इस आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं भाई राष्ट्रवादियों के संघर्ष और आंदोलन। जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, कौन कौन से आंदोलन चलाए। 19वीं सदी में भारतीय धर्म एवं समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई समाज सुधार आंदोलन चले। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें भाई तब का ब्रह्म समाज था जो कि राजा राम मोहन ने किया था, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज महात्मा आत्माराम पांडु रंग ने, और रामकृष्ण मिशन था जो ये इनका परमहंस जी ने जो शुरू किया था, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी जिसकी स्थापना किसने की थी, आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। सिंह सभा थी भाई। इस प्रकार के कई आंदोलन चले। इन आंदोलनों से भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मगौरव एवं आत्म बलिदान की जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न हुई। यानी हमें अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहना होगा, अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद का अगर बलिदान भी देना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने राष्ट्र, धर्म एवं संस्कृति के प्रति गर्व की भावना को जन्म दिया, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और मुखर होने लगा। इसके फलस्वरूप लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे जुझारू राष्ट्रवादियों ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता, देश प्रेम एवं स्वराज्य की एक विशाल लहर उत्पन्न की। इसमें लाल बाल पाल व अरविंद घोष ने मुख्य भूमिका निभाई। तो इन्होंने जो कार्य किए थे वो आप पिछले साल 9th क्लास में पढ़ चुके हैं भाई, वहाँ से एक बार देख लें। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो रचित उपन्यास था आनंद मठ, इन्होंने अपना एक उपन्यास लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आनंद मठ। इसी के अंदर इन्होंने गीत लिखा था वंदे मातरम। सन्यासी जो विद्रोह थे उनके ऊपर ये जो इनका उपन्यास है, सन्यासियों के विद्रोह को इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिखाया है भाई। आनंद मठ इन्होंने लिखा, जिसमें वंदे मातरम गीत इन्होंने लिखा, और लाखों करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रीयता एवं स्वराज की भावना को जन्म दिया इस गीत ने ही। क्योंकि भगत सिंह जो थे वो भी इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के ही नारे लगाते थे। उनमें क्रांतिकारी विचारों एवं संघर्ष का बीज बोया। महर्षि अरविंद घोष ने भारत को जीता जागता सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्र कहा है। बंगाल में क्रांति की भावना का जन्म इन्हीं के प्रयासों से हुआ। राष्ट्रवादियों के संघर्ष एवं आंदोलनों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो इन्होंने जो जो आंदोलन किए, संघर्ष किए, वो हम आगे देखते हैं किसने किसने क्या क्या किया। इसमें सबसे पहला आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक निडर, साहसी और एक ऐसे नेता और पत्रकार थे जिनकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं सीधी चोट करने वाली थी। उन्होंने 1881 ईस्वी में मराठी में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक अखबारों का संपादन किया। तो मराठी भाषा में बात करें तो केसरी लिखा भाई इन्होंने, और अंग्रेजी में कौन सा लिखा था, द मराठा। ये अखबार लिखे और इन अखबारों में इन्होंने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता एवं स्वराज्य की भावनाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। इसके माध्यम से इसके अंदर ऐसे ऐसे लेख छापते थे जिससे भारतीय जनमानस को झकझोरा जा सके और उनके अंदर अपने देश को स्वतंत्र कराने की जो एक आग है, एक चिंगारी है, वो जलाई जा सके। इसके अलावा इन्होंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए गणेश उत्सव शुरू किया 1893 ईस्वी के अंदर, और शिवाजी उत्सव किया 1896 ईस्वी, 95 आएगा इसके अंदर, ये गलत लिख रखा है इन्होंने। जो शिवाजी उत्सव था वो 1895 में शुरू इन्होंने किए, और इनका राजनीतिक इस्तेमाल करके गीतों, भाषणों एवं अन्य तरीकों से लोगों में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। तो ये उत्सव शुरू किए जिससे लोग काफ़ी संख्या में उत्सवों में जुड़ते, और वहाँ ही लोग, ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, ये लोगों को प्रेरित करते, भाषण देते कि अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए हमें उठ खड़ा होना होगा। 1896 में उन्होंने विदेशी वस्तुओं की होली जलाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कूका आंदोलन के अस्त्र का प्रयोग शुरू किया। तो 1896 में जाके इन्होंने क्या कर दिया था, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना शुरू कर दिया। 27 जून 1898 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। जो ये रैंड था भाई, ये बड़ा ही नीच व्यक्ति था, हमारे घरों में घुसता, हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार करता, जो हमारे घरों के अंदर मूर्तियां वगैरह थी उनका अपमान कर देता था ये। तो चापेकर बंधुओं को इस चीज़ के लिए जो है बड़ा वो लगा कि हमारे लोगों का अपमान कर रहा है, हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। ये रैंड जो है प्लेग कमिश्नर था, प्लेग फैला हुआ था पूना के अंदर, और उसके बहाने से घरों में घुस जाता था। तो चापेकर बंधु जो थे, वासुदेव चापेकर और बालकृष्ण चापेकर आदि,
तो इन्होंने इसकी हत्या कर दी 27 जून 1898 को। तो रैंड की हत्या का आरोप किसके ऊपर? तिलक जी के भी ऊपर भी लगा, बाल गंगाधर तिलक के, कि उन्होंने साजिश की है और तिलक द्वारा ही अपने भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल की हत्या का गुणगान करने को ही रैंड की हत्या के लिए प्रेरक बताया। शिवाजी ने जो इन्होंने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव में भाषण दिया था और कहा था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल की जो हत्या की थी वो बहुत सही थी। तो इसी से प्रेरित होकर के भाई रैंड की हत्या की है इन्होंने, तो इसने उकसाया है, तो इसलिए इसके ऊपर बाल गंगाधर तिलक के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा अंग्रेजों ने चलाया था, जिसके लिए अदालत ने उनको कितने 18 महीने की सजा दी। भारतीय अखबारों ने जो है इसकी कड़ी आलोचना की और रातों रात जो तिलक थे वो सारे भारत में जनप्रिय हो गए, यानी पूरे देश के नेता बन गए। उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई और 18 महीनों की सजा के बाद तिलक को जेल से रिहा किया गया, लेकिन पुनः 1908 ईस्वी में उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 6 वर्ष की सजा फिर दे दी गई इनको। 18 महीनों ये छूट के आए और 1908 में दोबारा फिर इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। उस मुकदमे के तहत फिर इनको 6 साल की सजा हो गई। बंग भंग एवं स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन की बात करें तो बंग भंग यानी जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया था उसके खिलाफ बंग भंग विरोधी आंदोलन चला गया कि बंगाल विभाजन को जो रद्द करो, और इसके लिए साथ में स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी एवं विदेशी बहिष्कार का। स्वदेशी व बहिष्कार के प्रमुख अस्त्रों का प्रयोग भारतीय राजनीति में सर्वप्रथम राम सिंह कुक्का ने किया था, जो हमने ऊपर पढ़ा। 1869 से लेके 1872 तक जो था कुक्का आंदोलन चला था पंजाब के एरिया में। राम सिंह कुक्का ने जो है स्वदेशी वस्त्र पहनने और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का सबसे पहला प्रयोग वहाँ किया था। परंतु इन दोनों अस्त्रों का विशाल स्तर पर जो प्रयोग है वो बाल गंगाधर तिलक ने किया। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग था बड़े स्तर पर बात करें तो जो ये लिखा हुआ है ना बाल गंगाधर तिलक, ये वो व्यक्ति हैं, तो इन्होंने सबसे बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया महाराष्ट्र के अंदर। साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए भारत की जो 1/4 आबादी के प्रदेश बंगाल को सांप्रदायिकता के आधार पर पूर्वी व पश्चिमी बंगाल रूपी 2 प्रांतों में बांट दिया। तो बंगाल को इसने 2 हिस्सों में बांट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का, पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदू रहेंगे, तो हिंदू और मुसलमान के आधार पर इसका विभाजन कर दिया ताकि इनके अंदर आपस में फूट पड़ जाए। लेकिन इसका जो हमारे उदारपंथी और धार्मिक राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने जोरदार विरोध किया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का आरंभ हो गया इस चीज़ से कि हम स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उनकी होली जलाएं। बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व जो था विपिन चंद्र पाल कर रहे थे। पंजाब के अंदर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया। लाला लाजपत राय जो एक महान क्रांतिकारी हैं, देखो लाला लाजपत राय का चित्र है, ये विपिन चंद्र पाल है जिन्होंने बंगाल के अंदर इस आंदोलन को मजबूत किया। और जो अजीत सिंह थे वो भगत सिंह के चाचा जी की बात हो रही है यहाँ पे भी। इन लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। राष्ट्रवादी स्वदेशी व बहिष्कार को पूरे देश में ये लोग फैलाना चाहते थे, वैसे राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप देना चाहते थे। विभाजन की मांग अब छोटा मुद्दा थी, अब लक्ष्य था स्वराज्य। तो विभाजन जो हुआ था उसको रद्द करने की तो मांग अब छोटी होगी, अब मुख्य मुद्दा बनाया गया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। यही नारा तिलक ने लगा दिया कि स्वराज्य मेरा अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो इस प्रकार घोष किया, डमडम घोष किया इन्होंने तिलक जी ने, और कहा कि स्वराज्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, स्वराज्य तो मुझे चाहिए और मैं इसको लेकर के ही रहूँगा, इसके लिए भले ही मुझे अपना बलिदान क्यों ना करना पड़े। लेकिन नरमपंथी जो नेता थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि इस प्रकार से इतना कठोर हुआ जाए, जिसकी वजह से नरमपंथियों व गर्मपंथियों में गहरे मतभेद हो गए। जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं ये कांग्रेस के नेता थे। नरमपंथी में जो दादा भाई नौरोजी आदि आते हैं वो आपके नरमपंथ के थे, ये गर्मपंथ के थे, कांग्रेस के ही दोनों नेता थे। तो इनके बीच में विचारों का टकराव हुआ, जिसके कारण से कांग्रेस जो है 1907 ईस्वी में सूरत के अंदर फूट पड़ गई और 2 भागों में बंट गई कांग्रेस। गर्मपंथी जो थे वो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को केवल विदेशी कपड़े के बहिष्कार से नहीं अपितु सरकारी विद्यालयों, अदालतों, नौकरियों, तो ये तो चाहते थे कि हर एक चीज़ मामले में हम विदेशी वस्तु का बहिष्कार करें। और नरमपंथी कहते थे ठीक है कपड़ों तक रखो, लेकिन इन्होंने कहा कि चाहे पढ़ाई है, लिखाई है, कुछ भी है, नौकरी है, पेशा जो भी है, विदेशी हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। उपाधि हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया, हम उपाधियाँ भी त्याग देंगे। तथा सरकारी संस्थानों के स्थान पर राष्ट्रीय संस्थानों, अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर राष्ट्रीय शिक्षा, सरकारी अदालतों के स्थान पर देशी पंचायतों के स्तर पर ले जाना चाहते थे, यानी कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार झुकी तथा विभाजन को इन्होंने रद्द कर दिया। 1911 ईस्वी में इनको विभाजन रद्द करना पड़ा बंगाल का। राष्ट्रीयता के वेग से घबराकर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का जहर मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मार्ले मिंटो एक्ट के माध्यम से फैलाने का निर्णय लिया। तो इसके बाद इन्होंने सोचा भाई ऐसे तो ये
जीत गए भारत वाले, हमसे विभाजन में रद्द करना पड़ा। लेकिन इसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी 1906 में, और कांग्रेस को इन्होंने कहा कि ये तो हिंदुओं की संस्था है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग है, और ये हिंदुओं के हित के लिए नहीं लड़ रही है कांग्रेस, यही मुसलमानों के जो है के साथ दगा करेगी, धोखा देगी। तो इस कारण से मुस्लिम लीग खड़ी की गई और आपस में फूट डालने का इन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया कि भाई हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो, जिसका परिणाम हुआ पाकिस्तान का निर्माण। 1947 के अंदर भारत का विभाजन हो गया भाई। अब बात करते हैं एक आपका होम रूल आंदोलन। तो होम रूल क्या था, यानी हमारा शासन हम खुद चलाए। होम घर का रूल शासन, कि जो हमारे घर का शासन है वो हम खुद चला सकते हैं, हम अपना शासन खुद चलाएंगे, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि अंग्रेज आकर के हमारा शासन करें। तो संघर्षशील लोकमान्य यानी कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे, वो 6 वर्ष की सजा काट के मांडले जेल से 1914 ईस्वी में भारत पहुंचे। तब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 शुरू हो चुका था। तो तिलक ने अनुभव किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निराशा से घिरा हुआ है। उन्होंने पुनः उत्साह व जोश भरने का संकल्प लिया तथा होम रूल लीग का गठन करके एनी बेसेंट से मिलकर होम रूल आंदोलन चला। तो इन्होंने एक लीग बनाई, होम रूल लीग, कि हम अपना शासन खुद करेंगे, और हम होम रूल आंदोलन चला दिया। शीघ्र ही जो ये होम रूल आंदोलन था, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत, मद्रास, मुंबई, उत्तर भारत में तेज़ी से फैल गया और काफ़ी गिरफ्तारियाँ की दी गई इसमें। तो बहुत सारी जगह ये आंदोलन फैल गया और अंग्रेजों ने फिर बहुत सारे लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया कि भाई ये लोग तो हमारे शासन को चुनौती दे रहे हैं और खुद अपना शासन चलाने की बात कह रहे हैं। होम रूल आंदोलन ने युवाओं को अपने साथ जोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार जो है बड़े शहरों से छोटे कस्बों और कहीं कहीं तो गाँव तक भी हो गया था। गाँव लेवल तक हमारा जो आंदोलन है वो चला गया। होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जुझारू नेताओं का एक विशाल संगठन तैयार किया। होम रूल का मतलब है हम अपना शासन कैसे चलाएं, छोटी छोटी पंचायतें, उसमें हमारे अपने लोग शामिल, उससे युवक आगे आए और उसके बाद वो बाद में फिर देश के भावी कर्णधार बने, भावी नेता जो है देश को तैयार यहाँ से हुए थे। बाद में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बड़े लेवल पर चला तो उसमें इन लोग जो ये होम रूल आंदोलन था इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है नेता तैयार करके। विश्व युद्ध की समाप्ति तक आज़ादी की लड़ाई की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई थी जिसने भविष्य में राष्ट्रीय संघर्ष की जुझारू एवं संघर्षशील बनाया। तो भविष्य के आंदोलन को जुझारू और संघर्षशील बनाया इस पीढ़ी ने। तिलक को वी शेरोल ने भारतीय अशांति का जनक करार दिया कि जो भारत के अंदर अशांति फैली है ना वो तिलक ने फैलाई भाई। तिलक उनकी आंखों में रड़कने लग गया। वी शेरोल ने बात कही। वास्तव में तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक एवं जुझारू बनाया तथा देश में आत्मसम्मान एवं आत्म गौरव की भावना को प्रबल किया। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो हमारे बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। देश के लिए एक पीढ़ी उन्होंने पूरी तैयार की है। होम रूल आंदोलन उन्होंने चलाया, गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन उन्होंने चलाया जिसके कारण से जो अंग्रेजों का यहाँ पे व्यापार था वो एक तरह से चौपट हो गया था, बंद होने की कगार पे आ गया था। अगर तिलक जी को गिरफ्तार करके वो 6 वर्ष के लिए भारत से बाहर ना भेजते तो वो और व्यापक स्तर पे तिलक इस आंदोलन को चला सकते थे और शायद अंग्रेज यहाँ से और पहले चले जाते और हमारे जो देश का नेतृत्व है तिलक जैसे व्यक्ति के अगर हाथों में आता तो शायद आज हमारे देश की दशा कुछ और ही होती। तो इस वीडियो का ये जो है पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो आपका क्रांतिकारी आंदोलन आएगा जिसमें हम भगत सिंह जी आदि के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद आपका जो रहेगा महात्मा गांधी के जो आंदोलन चले, अहिंसावादी आंदोलन, उन ये 2 टॉपिक हमारे इस लेसन से बचते हैं तो इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी को नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।